सबको आवाज आ रही है? चलो, ध्यान दो इधर। तो हम क्या क्या पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि जो वैल्यू है के का वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और वो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। और के का जो यूनिट होता है वो ऑर्डर पे डिपेंड करता है। और टेम्परेचर ऑफ जो रिएक्शन है, अगर उस रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो के का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट रिएक्शन है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। जितने रिएक्शन डिफरेंट होंगे उतना उसका वैल्यू, के का वैल्यू अलग अलग होगा। अगर जिसका के का वैल्यू ज्यादा है उसका मतलब मोर वैल्यू ऑफ के। अगर के का वैल्यू ज्यादा है तो उस रिएक्शन के लिए वो इंडिकेट करेगा कि उसका स्पीड ज्यादा है। कंसंट्रेशन पे कैसे नहीं डिपेंड करेगा, केमिकल काइनेटिक्स से ही बताया जा रहा है कि के, जिसे सी डी लिखते थे, ए और बी, तो ये जो के है वो केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बाकी अगर तुम कंसंट्रेशन कितना भी मिलाओ या नहीं मिलाओ उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल सोच लेना है कि कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ाने घटाने से ना के का वैल्यू पे अफेक्ट नहीं पड़ता है। अब उस रिएक्शन के लिए चेक किया गया होगा, कंसंट्रेशन को बढ़ाया गया होगा, घटाया गया होगा, देखा गया है के चेंज ही नहीं हो रहा है। के तब चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होता है। तो द वैल्यू ऑफ के, क्या मैं लिख दिया, मोर वैल्यू ऑफ के। अगर के का वैल्यू ज्यादा है तो इस बात को इंडिकेट करेगा कि उसका स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन के लिखते हैं हम। अरे के का वैल्यू ज्यादा तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, तो मोर वैल्यू ऑफ के मोर रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जिस रिएक्शन का के जितना ज्यादा होगा उसका स्पीड उतना ही ज्यादा होगा। मोर वैल्यू ऑफ के मोर रेट ऑफ रिएक्शन। तो के का यूनिट याद रखना है, के किस पे डिपेंड करता है वो याद रखना है, के किस पे डिपेंड नहीं करता वो याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट इसी में पॉइंट पर। नेक्स्ट हम आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन का ऑर्डर जो कल हमने एक्स और वाई के बारे में डिस्कस किया था। तो ऑर्डर, पहला पॉइंट तो ये है, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। हम अपने मन से जो मर्जी करेगा वो हम नहीं लिख देंगे। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, कितना स्पीड बढ़ना है घटना है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ऑर्डर में भी ऑर्डर जो हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। कैसे नेगेटिव होगा वो आगे मैं जब न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा ना तो बताऊंगा। फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो ऑर्डर तो होता ही है। तो निगेटिव और फ्रैक्शन के बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे कैसे भी होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कोएफिशिएंट को कभी ऑर्डर बोलते भी हैं। जैसे मान लो 2a + b लिखा हुआ है
तो कभी इसके ऑर्डर हम 2 बोल भी देंगे, कहीं नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके लिए इंडिकेशन होगा, मैं बताऊंगा कहां पर वो ऑर्डर को, कोएफिशिएंट को ऑर्डर बोल सकते हो। तो इन एलिमेंट्री रिएक्शन, अब एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है आगे बताएंगे, वो रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन में लिख के देना होगा। इन एलिमेंट्री रिएक्शन कोएफिशिएंट may be equal to in elementary reaction coefficient may be equal to order of reaction, लेकिन उसको क्वेश्चन में लिख के देना होगा कि इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। अब एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है आगे हम पढ़ाएंगे अभी। तो कोएफिशिएंट को हम ऑर्डर तब बोलेंगे जब क्वेश्चन में इस बात का मेंशन होगा कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, अदरवाइज हम किसी भी कंडीशन में कोएफिशिएंट को हम ऑर्डर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। कल मीनिंग समझाया था, कोएफिशिएंट एक दूसरे में रिलेटिव रेट को बताता है, जबकि ऑर्डर कंसंट्रेशन चेंज होने से स्पीड कितना चेंज हुआ वो ऑर्डर बताता है। तो ऑर्डर इज अदर मैटर एंड कोएफिशिएंट इज अदर मैटर, लेकिन कभी कभी दोनों सेम होता है। कब? जब वो क्वेश्चन में लिख के देगा तब। इट इज ए एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तो ये पार्ट 2 अपना खत्म हो गया। और एक चीज ध्यान देना, और अब इस पर बच गया न्यूमेरिकल, तो मैं अभी न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवाते हैं, उसके बाद पार्ट 3 में आएंगे। तो पार्ट 3 इससे ज्यादा टफ है थोड़ा, मतलब इससे थोड़ा सा टफ है, उसमें लॉ ओवर जाता है, और वही पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और भी ध्यान देना, अगर मान लो कि रिएक्शन है A + B और यहां बना प्रोडक्ट, और हमने लिख दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K, A के पावर मान लो हमने XC मान लिया और B के पावर Y मान लिया, तो 1 2 B होगा, कुछ भी होगा, तो हम बोलेंगे X इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू WIT विथ रिस्पेक्ट टू A, Y इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B, और ये X + Y जो होगा, X + Y इज, इसको बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन बोल लो या A + B बोल लो। तो और इस तरह के लिखने को हम बोलते हैं रेट लॉ। ये सारा चीज हो गया, रेट कांस्टेंट, रेट लॉ, ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में, ऑर्डर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, के किस पे डिपेंड करेगा, के किस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हम ये पार्ट 2 में हमने सब कुछ देखा। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे, तो कुछ न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करते हैं, इसके बाद पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 2 में ज्यादा न्यूमेरिकल्स किस टाइप का पूछेगा, तो पार्ट 2 में आपसे ऑर्डर निकलवाने के लिए पूछेगा, आपको इंफॉर्मेशन देगा और आपसे ऑर्डर पूछेगा, जो कल मैं पूछ रहा था। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे कि मान लो तुमसे क्वेश्चन में पूछा, ये भी लिख ही लेना, जैसे मान लो यहां कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू लिखूं के मोल अपॉन वॉल्यूम, के पावर में क्या लिखूं, x, और यहां लिखूं ये A का है, यहां मोल अपॉन वॉल्यूम पावर में y। अब एक चीज यहां पर वॉल्यूम से रिगार्डिंग तुमसे बातें करेगा, अगर मान लो वॉल्यूम बढ़ाया गया, वॉल्यूम बढ़ाया गया यानी डाइल्यूट किया गया, तो डाइल्यूट करने से कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगा, होगा ना कंसंट्रेशन कम, और कंसंट्रेशन कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा, क्योंकि ये बढ़ता है तो बढ़ता है, घटता है तो घटेगा।
हालांकि वो कितना घटेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगा, लेकिन कितना डिक्रीज होगा इसका जवाब तो एक्स देगा ना। तो याद रखना, वॉल्यूम बढ़ाने से, डाइल्यूट करने से कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। कितना डिक्रीज होगा उसका जवाब ऑर्डर देगा। अगर मान लो वॉल्यूम घटा दिया गया, वॉल्यूम को घटा दिया गया, तो घटाने से क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, किसी तरह से पानी वगैरह उसमें से निकाल लिया गया होगा। तो कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और जब रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ेगा इसका जवाब कौन दे देगा, ऑर्डर दे देगा। तो वॉल्यूम के भी रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात हो गई होगी क्लियर, क्योंकि देखो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन आ ही रहा है, तो कंसंट्रेशन से जान नहीं छूटने वाला है, चाहे वो स्टार्टिंग से हो या लास्ट तक हो। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन, हर चीज में कंसंट्रेशन। तो हमने आज अभी तक क्या क्या पढ़ाया, कि किस पे डिपेंड करेगा, किस पे नहीं करेगा, ऑर्डर क्या होता है क्या नहीं होता है, के का यूनिट क्या होता है। उसके बाद हमने बताया कि वॉल्यूम वगैरह पर कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आते हैं न्यूमेरिकल्स तुमसे करवाते हैं, फिर पार्ट 3 में आते हैं। तो अभी तक तो आसान लग रहा होगा, आसान है भी ये, लेकिन पार्ट 3 से थोड़ा थोड़ा टफनेस बढ़ेगा। तुम लोग को वॉल्यूम तो मिला नहीं होगा अभी। चलो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसके बाद लेवल पार्ट 3 पढ़ते हैं। पार्ट 3 पढ़ने के बाद तभी मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पार्ट 2 तक तो हम आसानी से क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। लिखो। लेवल 1, चलिए जी लेवल 1 का ही करवाते हैं। चलो जितना भी क्वेश्चन है सब करवा देता हूँ, फिर हम लेवल 3 में आएंगे। लेवल 2 में क्या क्या है, लेवल 1 में है, लेवल 2 का होमवर्क में है कुछ क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो। तो छोटा छोटा क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाए। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन ए से बी बना, ट्रिपल ट्रिपल ऑन इंक्रीजिंग the concentration of A, the concentration of A by 9 times, then
the order of reaction is, पहला ऑप्शन है 2, 1, 1/2, 4। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना, देखो जहां तक मैं देखता हूं नीट में ट्रिकी क्वेश्चन आता है, मतलब तुमसे गलतियां करवाना चाहेगा वो। ट्रिकी का मतलब क्या हुआ, वो तुमसे चाहता है कि गलती करवाया, तुम गलती करते हो, जब गलती करते हो तुम्हें नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। अगर तुम गलती नहीं करोगे, उसके ट्रिक को पहचान लोगे, पकड़ लोगे, तो तुम्हें मार्क्स मिलेगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तुमसे गलतियां करवाता है। नीट में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ट्रिकी आता है। इज द रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख दे के ए के पावर में एक्स, रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल 3 टाइम्स बढ़ गया। मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेगा तो इधर तुम लिखोगे ट्रिपल ऑन इंक्रीमेंट इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 9 टाइम्स। तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं 9 के पावर में एक्स। अब मुझे प्रोसेस से लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, इधर कंसंट्रेशन वाला वैल्यू लिखना और इधर कितना टाइम्स बढ़ा वो लिखना। तो x का वैल्यू मैं क्या रख दूं कि 3 आ जाए, तो मैं x का वैल्यू 1/2 रखूंगा। तो तुम्हें ऑप्शन में मिलेगा 2 भी और ऑप्शन में मिलेगा 1/2 भी, और खासकर गलत आंसर इसीलिए पहला मिलता है तुम्हें। तुम बनाओ और खुश हो जाओ, इसीलिए जब जब तुम्हें ए आंसर आए ना तो खुश नहीं होना है, उसको क्रॉस चेक करना है कि क्या हमने सही बनाया कि गलत बना दिया है। ए ऑप्शन पे जरूर एक बार क्रॉस चेक किया जाता है। ये हो जाएगा 1/2। अब इस क्वेश्चन में कुछ था थोड़े ना तुमसे, लेकिन गलतियां करवाया है, बहुत जने का आंसर गलत भी आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा छोटा ही क्वेश्चन। ये प्रोसेस से बनाने की जरूरत नहीं है ना, एक तरफ कंसंट्रेशन को लिख दो और एक तरफ कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ उसको लिख दो। नेक्स्ट लिखो द कन्वर्जन ऑफ ए टू बी, द conversion of A to B follow second order kinetics, second order kinetics, kinetics मतलब rate of reaction, doubling the concentration। ये समय क्वेश्चन छोटा छोटा करवा रहा हूं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, और इसी टाइप का पार्ट 2 में क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा हार्ड नहीं आता। डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी इंक्रीज the rate of the rate of the rate of formation of B, the rate of formation of B by a factor of ऑप्शन में है
4 2 1/4। जब पार्ट 3 पढ़ा लेंगे ना तब थोड़ा क्वेश्चन लेवल का करवाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सारे बताओ। ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो सो रहा है वो भी सेकेंड ऑर्डर है, कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया। हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए के पावर 2। ऑर्डर पहले से दे दिया है, कर इसको डबल कर दो तो 2 के पावर 2, तो स्पीड कितना बढ़ जाएगा? तो 4। तो कभी ये दे देगा, ये पूछेगा, कभी ये दे देगा, ये पूछेगा। स्पीड कितना टाइम्स बढ़ जाएगा? 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए केमिकल रिएक्शन, फॉर द केमिकल रिएक्शन, फॉर द केमिकल रिएक्शन ए क्या बना? प्रोडक्ट। इट इज फाउंड दैट rate increase by rate increase by a factor of 6.25 when the concentration of A is। अच्छा, तुम पहला जो क्वेश्चन मैं कराया था उसमें ऑर्डर 1/2 आया था शायद। तो देखो ऑर्डर 1/2 फ्रैक्शन में आ रहा है ना, 9 टाइम्स बढ़ाया जाए तो स्पीड केवल 3 टाइम्स बढ़ रहा है। ऑर्डर कितना आया था? 1/2। तो ऑर्डर में भी फ्रैक्शन, तो 0 भी आ गया अपना, फ्रैक्शन भी आ गया और इंटीजर तो आ ही रहा है। ए इज इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 2.5। तो आपको बताना है ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से बताओ बिना वेस्ट। ऑर्डर क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है के ए के पावर 1 बी के पावर 2/3। तो बोला है कि यूनिट ऑफ के क्या होगा? पहला ऑप्शन लिखा है मोल -2/3 लीटर 2/3 टाइम इनवर्स। दूसरा यूनिट है मोल 2/3 लीटर 2/3 और टाइम इनवर्स। तीसरा यूनिट है मोल -2/3 लीटर -2/3 और टाइम इनवर्स। चौथा यूनिट है मोल 2/3 लीटर 2/3 टाइम इनवर्स। जल्दी से बताओ, पहला वाला तो हो गया होगा। कह रहा है कि इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ इतना टाइम्स, यानी 6.25 इक्वल टू 2.5 के पावर में क्या हो जाएगा? x। x का वैल्यू क्या रख दो कि 6.25 आ जाए, तो स्क्वायर कर दो, x इक्वल टू 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर 2 हो जाएगा। इसका बताओ जल्दी से क्या आएगा? 1/2 मत लिख देना, 6 हो जाए, 2 होगा ऑर्डर। क्या तुम लोग बोलते हो 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऑर्डर 20 होता है। यहाँ क्या रखोगे कि 6.25 आ जाएगा? अरे 25 और 25 में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? 625 आता है। और 2.5 होगा तो क्या होगा? 6.25 आएगा। तो x का वैल्यू क्या होगा? 2।
इसका आंसर आ जाएगा 2। मैं डायरेक्ट बना दिया। तो मैं सोच भी नहीं रहा कि बनाना भी इतना फैक्टर ऑफ इतना 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 फैक्टर ऑफ इतना मतलब इतना टाइम्स बढ़ गया। कंसंट्रेशन कितना बढ़ाया गया? कंसंट्रेशन इज इंक्रीज बाय इतना फैक्टर मतलब इतना टाइम्स। इधर स्पीड लिखो, इधर कंसंट्रेशन लिखो, इधर स्पीड लिखो, इधर कंसंट्रेशन लिखो, पावर में एक्स लिख दो, एक्स का वैल्यू 2 आ गया। एक्स का वैल्यू क्या पुट करोगे कि इतना आ जाएगा, तो पुट करेंगे। चलो ये बताओ क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा? मीका प्रगति। चलो अब देखो यहाँ पे इसका यूनिट अगर हमें निकालना है तो हम यहाँ पर जो यूनिट निकालेंगे तो मैं एक तुम्हें बताया था कि दिस वन इज ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये जो फर्स्ट ऑर्डर है वो ए के रिस्पेक्ट में है, ये जो फर्स्ट ऑर्डर है वो ए के रिस्पेक्ट में है, और ये जो है 2/3 ऑर्डर जो है वो बी के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो हमें जब ऑर्डर के का निकालना होगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि ए के रिस्पेक्ट में निकाले बी के रिस्पेक्ट में निकाले। हम निकालेंगे जब ऑर्डर, तो ऑर्डर हम सॉरी के का जब यूनिट निकालेंगे तो हम उस रिएक्शन के लिए निकालते हैं, और उस रिएक्शन के लिए ओवरऑल ऑर्डर चाहिए, ओवरऑल ऑर्डर चाहिए। ये नहीं कि ए के रिस्पेक्ट में निकालो बी के रिस्पेक्ट में निकालो। ओवरऑल ऑर्डर का मतलब अभी भी बताया था, एक्स प्लस वाई यानी 1 + 2/3, ये हो जाएगा 5/3, 5/3। ऑर्डर ओवरऑल क्या आ गया? 5/3। तो अब हम के का यूनिट क्या होता है हमारा? के का यूनिट होता है मोल पर लीटर के पावर 1 - n, यानी यही हमारा आ गया n का वैल्यू, और ये हो गया टाइम इनवर्स। तो n का वैल्यू पुट कर दो 5/3, ये हो जाएगा मोल पर लीटर के पावर 1 - 5/3 टाइम इनवर्स। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ये आ जाएगा मोल पर लीटर के पावर -2/3 टाइम इनवर्स। अब जैसा ऑप्शन है उसके अनुसार से चुन लो। तो ऐसा है कि मोल -2/3 और लीटर, लीटर -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और ये टाइम से तो ऐसे ही रहेगा, टाइम में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसा ऑप्शन मुझे एक ही दिख रहा है। कहीं भी अगर यूनिट पूछेगा तो यूनिट याद रखना, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, टाइम इनवर्स, और ओवरऑल लेके वैल्यू पुट कर देना है। थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं होगा? थर्ड ऑप्शन कैसे हो जाएगा? देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस है माइनस, दोनों कैसे माइनस होगा? मोल पर लीटर होता है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस है, दोनों कैसे माइनस हो जाएगा? एक ऊपर एक नीचे है तो दोनों माइनस कैसे हो जाएगा? मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे -2/3 से तो एक माइनस आएगा, ये प्लस आ जाएगा।
ये ब्रेक टाइम है तुम लोग का ना, ब्रेक ले लो, मैं भी 2 मिनट में आता हूँ। क्वेश्चन लिखना। फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट, इसमें तो हम बैलेंसिंग से कोई मतलब है नहीं, प्रोडक्ट से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। केवल रिएक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है उससे मतलब है। इट इज फाउंड दैट, it is found that the order of A is 1 and the order of B is 1/2, 1/2। A का ऑर्डर 1 है और B का ऑर्डर 2 है। when the both, when concentration of, when concentration of both A and B, concentration of both A and B are increased, 4 times, 4 times, then the rate will be, then the rate will be increased by a factor of, by a factor of। ऑप्शन में है 6, 8, 4, 16। कह रहा है क्वेश्चन कि फॉर द रिएक्शन चलो आंसर सही आया, कुछ कुछ का गलत भी आया, 8 टाइम्स होगा। क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, ए का ऑर्डर क्या है 1 और बी का ऑर्डर क्या है 1/2, लिख के दिया है। देखो एक तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, हमें तो मालूम नहीं है ना, तो लिख के दिया हुआ है। समझ में आ गया? तो मीका का आंसर आया है, संस्कृति का आंसर आया है, विशाल का आंसर गलत आया है, प्रगति का आंसर आया है, और तुम्हारा क्या होगा निधि मारो? आंसर नहीं आ रहा है क्या? बाकी स्टूडेंट इसका ऑर्डर 1 है और इसका ऑर्डर 1/2 है, लिख के दिया है, तो हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। दिस वन इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, वो लिख के देगा, हमें इन्फॉर्म करेगा, या तो निकलवाएगा हमसे तो इन्फॉर्मेशन देगा, या लिख के देगा तो इन्फॉर्मेशन देगा। अपने मन से तो लिख नहीं सकते हैं। कह रहा है कि ए को डबल किया गया, तो जब इसको डबल 4 टाइम्स किया गया, रेट विल बोथ ए एंड बी आर इंक्रीज 4 टाइम्स, तो जब इसको 4 टाइम्स किया गया तो इसको कांस्टेंट मान लो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं करोगे ना,
दोनों एक साथ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे हिसाब से जब इसको करो तो इसको कांस्टेंट मानो। तो 4 के पावर में जाएगा 1, तो स्पीड कितना बढ़ जाएगा 4। देखो यहां कंसंट्रेशन रखना, पावर रखना, यहां स्पीड आएगा। तो 4 के पावर में 4 टाइम्स बढ़ाया गया, पावर में 1 है तो स्पीड कितना बढ़ेगा 4 टाइम्स। अब इसको कांस्टेंट कर लो, b को बढ़ाया गया 4 टाइम्स, पावर में है 1/2, स्पीड कितना बढ़ेगा, तो 4 के पावर में 2 है, सॉरी 1/2 है, तो स्पीड बढ़ेगा 2 टाइम्स। तो यहाँ 4 टाइम्स बढ़ा, यहाँ 2 टाइम्स में बढ़ा, दोनों मिलके कितने टाइम्स बढ़ाएंगे 8 टाइम्स, मल्टीप्लाई होगा। नहीं तो दूसरा क्या तरीका है कि रेट ऑफ रिएक्शन तुम ओवरऑल ऑर्डर निकाल दो। ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा 1 + 1/2, तो दोनों को 4 टाइम्स बढ़ाया गया तो ये हो जाएगा 3/2। ये करोगे तो ये भी 8 आएगा। तो तुम्हारा मर्जी, जैसे करना है वैसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ऐसे बनाओ, मैं दे रहा हूं, लिखो क्वेश्चन। A + B फॉर्म प्रोडक्ट if the concentration of A is double, speed will increase 8 times, and if A and B both are double, then स्पीड, यहां ऐसा करो, यहां 8 मत लिखो, इंक्रीज 2 टाइम्स लिख दो। स्पीड विल इंक्रीज 8 टाइम्स। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए बी एंड लिखना है रेट लॉ। तो ये इंफॉर्मेशन दिया है, हमें ऑर्डर निकालना है, मतलब लैब में प्रैक्टिकल किया गया होगा, इंफॉर्मेशन दिया गया तो हमें ऑर्डर निकालना है। तो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A is double, speed will be increased 2 times, and A and B both are double, then speed will increase 8 times. चलो देखो कैसे बनाएंगे, तो बनाना आसान है इसको। कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए के पावर x बी के पावर y। अच्छा जब ए के बारे में दे रहा है ना तो बी के बारे में सोचना बंद कर दो। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, ए को डबल किया है तो बी के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। ए को डबल किया गया तो डायरेक्ट 2 लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 2 टाइम्स, रेट इन 2 टाइम्स लिखो, कंसंट्रेशन 2 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स। एक्स का वैल्यू आ गया 1, हमारा एक ऑर्डर निकल गया।
हमें बी के बारे में यहां नहीं सोचना है, जब सोचने का टाइम आएगा तब सोचेंगे। अब फिर से लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए के पावर एक्स और बी के पावर वाई। कह रहा है कि ए और बी दोनों को डबल किया गया, तो इसको तुम एक साथ लिख दो, ए प्लस बी। अब बी के बारे में अलग से नहीं है कि बी के बारे में पहले क्या था, ए के बारे में अलग था, बी के बारे में अलग था। इस बार बी के बारे में अलग नहीं है, दोनों को एक साथ बता दिया है, दोनों को एक साथ बता दिया है। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने करवाया था उसमें बी अलग था, ए अलग था, इस बार दोनों को एक साथ करवा दिया है। तो यहां ओवरऑल क्या हो जाएगा, पावर ऐड कर दो, एक्स प्लस वाई, दोनों को डबल किया गया, तो ये हो जाएगा 2 के पावर एक्स प्लस वाई, 2 के पावर एक्स प्लस वाई। स्पीड कितना बढ़ा, 8 टाइम्स बढ़ा, स्पीड कितना बढ़ गया, 8 टाइम्स बढ़ गया। तो जब दोनों को बोलेगा तो तुम एक्स प्लस वाई लिखोगे। अब मैं एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या पुट कर दूं कि 8 आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 3 पुट कर दूंगा यहाँ पे। अगर एक्स प्लस वाई की जगह पे 3 पुट कर दूंगा तो 8 आ जाएगा। अब हमें वाई का वैल्यू निकालना है, तो एक्स यहां दे रखा है, एक्स 1 है, तो वाई हो जाएगा 2, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा, ए का ऑर्डर 1 आया है हमारा वहां पे, और बी का ऑर्डर 2 आया है, और ओवरऑल ऑर्डर 3 आया है। वन और 2। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन दे। चलो एक लेवल 2 का देते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे बनेगा। तो दिस टॉपिक इज सो इजी। अगर ये टॉपिक में तुम्हें प्रॉब्लम है तो सोच लो तुम्हें मैथ भी बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, इफ डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, इफ डबलिंग द कंसंट्रेशन, if doubling the concentration of the reactant A increase the rate of reaction, the rate by 4 times, and triple the concentration of A, triple the concentration of A, triple the concentration of A, increase the rate by 9 times. The rate is proportional to, पहला ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ ए, दूसरा है स्क्वायर ऑफ, ये क्या क्वेश्चन दिया है, तीसरा है अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, और चौथा है क्यूब ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ ए। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, एक क्वेश्चन में लास्ट में तुम्हें सिखा रहा हूं, उसके बाद हम पार्ट 2 पे आ जाएंगे। ये आसान है ना, सोचना नहीं है। अब तुम क्वेश्चन बिना पढ़े बनाए पेन चलाए बना सकते हो। क्या रिएक्टेंट को कितना किया गया, रिएक्टेंट को डबल किया गया, तो रिएक्टेंट को इधर लिखो, स्पीड कितना बढ़ गया 4 टाइम्स, एक्स क्या आया 2 आया। फिर बोल रहा है कि ट्रिपल किया गया, स्पीड कितना बढ़ गया 9 टाइम्स, एक्स क्या आएगा 2 आएगा। तो ऑर्डर क्या होगा 2। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, के ए के पावर में 2, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए। चलो एक क्वेश्चन मैं सिखा रहा हूं, मतलब है तो ऑर्डर ही निकालने का, लेकिन क्वेश्चन वैसे नहीं देता है। क्वेश्चन वो देखो कैसे देगा, इस टाइप का क्वेश्चन हो जाना चाहिए। सब ज्यादा न्यूमेरिकल्स इस पे करने का कोई मतलब है नहीं। हम पार्ट 3 में ज्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो ज्यादा ये आसान इजी इजी है। तो हम पार्ट 3 पढ़ने के पहले एक तुम्हें न्यूमेरिकल्स का टाइप करवाता हूं। चलो क्वेश्चन में दिया हुआ, नीट में भी ऐसा क्वेश्चन कई बार आया भी है। गिव द फॉलोइंग डेटा, गिव द फॉलोइंग डेटा फॉर द रिएक्शन। नीट में कई क्वेश्चन ऐसे इस टाइप का आया हुआ है, एक्स प्लस वाई फॉर्म जेड। एक्स का कंसंट्रेशन लिखा हुआ है 1.0 मोलर, वाई का लिखा हुआ है 1.0 मोलर, और यहां रेट लिखा है, रेट इंटू 10⁻⁻1 मोलर सेकेंड इनवर्स। क्या लिखा है 0.25, यहाँ 2 मोलर है, 0.1 मोलर है और 0.5 मोलर है। तो यहाँ 1.0 मोलर है, 2.0 मोलर है और यहाँ 0.25 मोलर है। 1.0 मोलर है, 3.0 मोलर है, 0.25 ये मोलर नहीं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि ऑप्शन में दिया हुआ है, मैं अब ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, कह रहा है कि ऑर्डर निकालो, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसमें ये x के पावर में x ऑर्डर है, y के पावर में y ऑर्डर है। ए भी लिख दे रहा हूं नहीं तो कंफ्यूज हो ये भी। तो ये a और b का वैल्यू निकालना है। एक बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूं इसमें एक ट्रिक क्या है। तो मैं इसको प्रोसेस से भी बना सकते हैं और ट्रिक से भी बना सकते हैं, तो जैसा बोलोगे वैसा बनाएंगे। इसको हम प्रोसेस से भी बना सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हम पेन भी नहीं चलाते हमारा क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन में कई बार नीट में कई बार अक्सर ये पूछता है, तो हमें पेन भी नहीं चलाना पड़ता है, हम ऐसे नॉर्मली बना देते हैं इसको। ऑब्जर्वेशन से, ट्रिक नहीं है ऑब्जर्वेशन है, ट्रिक से नहीं ऑब्जर्वेशन से बना देंगे। तो बताओ तुम लोग पहले आंसर क्या आएगा इसका, ए और बी का वैल्यू क्या आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए और बी। निधि मारो A2 और ए का सही है। चलो देखो कैसे ट्रिक से बताता हूँ, ट्रिक नहीं
एनालिसिस से ध्यान दो। इक्वेशन क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन दिया है कि एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया, तो एक्स का जब कंसंट्रेशन इतना था तो वाई का इतना था, तो स्पीड इतना आया। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, जब एक्स इतना था वाई इतना था तो रेट इतना था। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, जब एक्स इतना है वाई इतना है तो रेट इतना है। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्स इतना है तो वाई इतना है तो स्पीड इतना है। मतलब 4 एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, और हमें रेट निकालना है। तो देखो, तुम्हें याद होगा जब मैं इस तरह का रेट निकालने के लिए बात करता था तो मैं क्या बोलता था कि एक को कांस्टेंट नहीं दिया है तो मानो, तब ना एक का चेंजेस तुम देखोगे। और जब इसका देख रहे हो तो इसको कांस्टेंट मानो। कई बार हमने बात बोला, निका गुजर ए का 1 आएगा 2 नहीं आएगा। तो हमने कई बार क्या बोला कि इसको अगर चेंज देख रहे हो तो इसको कांस्टेंट मानो। वही वाला एनालिसिस इसमें लगा देना है कि जब हम x के बारे में चेक करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, यानी y को हम y का कंसंट्रेशन चेंज नहीं करवाने वाले। तो जब अब देखो मैं x को चेक कर रहा हूं, अब मैं x को अगर चेक करूंगा कि x का ऑर्डर क्या है, तो मुझे सबसे पहले उस कॉलम को लेना पड़ेगा जिस कॉलम में, ये मैं तुम्हें एनालिसिस बता रहा हूं, जिस कॉलम में y कांस्टेंट है। तो देखो y यहां 1 मिनट एक गलत हो गया, यहां पर ये गलत हो गया, ये 1.0 है, 1.0 गलत लिख दिया मैंने। ये 0.1 नहीं था 1.0 था, गलत हो गया। तो यहां ध्यान देना, ये y जो है वो सेम है। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा और करवा दूंगा मैं तुम्हें। तो y यहां पर सेम है, तो हमें सबसे पहले उस कॉलम को चुनना पड़ेगा जिस कॉलम में y सेम है। हो सकता है 1 और 3 में मिल जाए, 1 और 4 में मिल जाए, 2 और 3 में मिल जाए, कहीं भी मिल सकता है वो। तो पहला हमारा दिमाग में रखना है कि हमें उस कॉलम को लेना होगा जिस कॉलम में y सेम होगा। तो y सेम है। अब हम x के बारे में सोचो, x इस कॉलम में डबल हुआ है, तो बताओ स्पीड कितना हुआ है? स्पीड भी डबल हुआ है। ये डबल हुआ है तो स्पीड भी डबल हुआ है। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 1 है। डबल करने से स्पीड डबल हो गया, यानी डबल करने से स्पीड अगर डबल हो गया तो ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो यहां इसका वैल्यू 1 आ गया। एक गलती से मैं 0.1 लिख दिया था, वो 1 है। एक हमारा हो ए निकल गया। बी, अब बी को निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि किस कॉलम में x इक्वल है। तो देखो x यहां भी इक्वल है, यहां भी इक्वल है, यहां भी इक्वल है। जो मर्जी करना है उसको तुम इक्वल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा मर्जी। चलो इसी दोनों को इक्वल मान लो। तो देखो क्या ऐसा करते हैं, थोड़ा इसको मान लेते हैं ताकि समझ में आए। इसको मान लेते हैं, इसको और इसको मान लो। ये x इक्वल है तो y क्या हुआ है? ध्यान दो, y क्या हुआ? डबल हुआ है। y बिकम डबल। 1 से क्या हुआ है? 2 हुआ है, तो y क्या हो गया? डबल। y डबल हुआ लेकिन स्पीड में कोई चेंज आया क्या? नहीं। तो कोई कितना भी अगर डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, स्पीड में जब चेंज ही नहीं आता है तो उसका ऑर्डर क्या होगा? यानी y का ऑर्डर क्या होगा? 0। y, अच्छा तुम लोग 1 बोले हो क्या? हाँ नहीं 0 बोले, इसका 0 होगा क्योंकि इसका कंसंट्रेशन डबल करो या यहां से भी करो, देखो यहां चेंज हुआ है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आया है। या यहां से कर लो या यहां से कर लो, ये 3 टाइम्स हुआ है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आया।
तो 2 टाइम्स करो, 3 टाइम्स करो, अगर स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है तो वो जीरो ऑर्डर कहलाता है। तो ये एनालिसिस करना है। तो इसमें दिमाग में दो ही चीज रखना है कि हमें जब x के बारे में ढूंढे तो पहला हम उस कॉलम को चुने जिस कॉलम में y सेम है, तब हम x के बारे में अपना क्लियर कट जवाब दे सकते हैं। और जब y के बारे में चुने तो x को देखें कि x किस कॉलम में इक्वल है, तब हम इसकी कंसंट्रेशन से इसकी स्पीड को हम रिलेशन निकाल सकते हैं। हाँ, प्रोसेस से बनाया जाता है। तुम दो कॉलम वहीं तुम्हें चुनना पड़ेगा फिर से, मतलब तो वो भी बता देंगे। पहले क्वेश्चन और कर लो, देखते हैं तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। इसका ऑर्डर हो जाएगा, ए का वैल्यू होगा 1 और बी का वैल्यू होगा 0। और इस तरह कई न्यूमेरिकल्स अभी मेरे को मिल नहीं रहा सब क्वेश्चन वॉल्यूम में, कल करवा देंगे। एक मिला, चलो एक मिला। देखते हैं, ए नॉट दिया हुआ है, 0.1 है, 0.2 है, 0.1 है। बी नॉट दिया हुआ है, 0.2 है, 0.2 है, 0.1 है। और रेट दिया हुआ है, रेट 0.05 है, 0.10 है और 0.05 है। तो आपको बताना है ए नॉट और बी नॉट का ऑर्डर क्या होगा, ए नॉट और बी नॉट का ऑर्डर क्या होगा। एक्स और वाई का वैल्यू बताओ जल्दी से। ठीक है, विशाल कोहली, संस्कृति, तो देखो कैसे बनाएंगे। 1 और 0 आएगा, देखो बनाना आसान है। अब तुम किस कॉलम को चुनोगे, चलो ए के बारे में सोचोगे तो बी को सेम मानोगे ना। तो देखो इस दोनों में सेम है, तो इस दोनों कॉलम को सोचो। ए क्या हो गया, डबल, तो स्पीड कितना हो गया, डबल।
तो ऑर्डर क्या होगा? अब ये नहीं आ रहा है तो फिर क्या आएगा? कंसंट्रेशन को डबल किया गया तो स्पीड कितना बढ़ा? डबल। देखो इसके डबल है, एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 1। कंसंट्रेशन डबल तो स्पीड डबल, तो ऑर्डर क्या होगा? 1। अब हमें बी के बारे में सोचना है, तो ए को कांस्टेंट लेना पड़ेगा ना। तो ए को कांस्टेंट कहां से लेंगे? देखो इस दोनों में कांस्टेंट ए, यहां और यहां। अब सोचो, ये इनमें चेंज हुआ है, या इसको बोल सकते हो ये इसके जस्ट 2 टाइम्स है, लेकिन स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो कंसंट्रेशन में चेंज होना और स्पीड में चेंज नहीं होना, कंसंट्रेशन में चेंज होना स्पीड में चेंज नहीं होना, इस बात को इंडिकेट करता है कि उसका ऑर्डर 0 है, यानी उसका ऑर्डर क्या है? 0 है। कंसंट्रेशन का चेंज करना और स्पीड में चेंज नहीं होना, इस बात को इंडिकेट करता है उसका वैल्यू 0 है। ठीक है, इसका ऑर्डर 1 होगा और इसका ऑर्डर 0 होगा। चलो और भी प्रैक्टिस करवाएंगे, पहले पार्ट 3 पढ़ा लेने दो। तो पार्ट 3 जो है फिर पार्ट 4 पे आएंगे। पार्ट 4 अपना लास्ट हो जाएगा, ये लगभग 4-5 दिन में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। पार्ट 4 में जो है, पार्ट 3 इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। पार्ट 3 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 का हम मिला के पढ़ने वाले। कैसे? तो आगे देखना कैसे पढ़ने वाले हम। पार्ट 3 में जो हमारा 3 में जो हेडिंग होगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, हम उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ बोलते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ पहले हम पढ़ेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इंटीग्रेटेड रेट लॉ वो लिख के दिया गया, हमें फर्स्ट लॉ के लिए पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ना है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ किसको बोलते हैं? तो ध्यान से समझो, एक रिएक्शन है, ए से क्या बना? प्रोडक्ट। ए से क्या बना? प्रोडक्ट। अगर मैं सोचो कि पार्ट 1 से अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? -dA/dt, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। याद है ना, पार्ट 1 में लिखा करते थे। अगर मैं पार्ट 2 से इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? के ए के पावर 1 क्यों लिख दिया? क्योंकि ऑर्डर ऑलरेडी 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो पार्ट 1 में क्या क्या हमें है? पार्ट 1 में कंसंट्रेशन है और क्या है? टाइम है। अगर दो चीज का रिक्वायरमेंट अगर है तो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। पार्ट 2 में क्या क्या है? पार्ट 2 में के है, यानी रेट कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन है और ऑर्डर है। ये चीजें अगर हमें मालूम रहे तो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो इसमें इस पार्ट 1 में कहीं ऑर्डर का डिस्कशन नहीं किया गया था और इसमें कहीं टाइम का डिस्कशन नहीं किया गया है। इसमें कहीं तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, इसमें कहीं तुम्हें ऑर्डर नहीं मिलेगा, या के नहीं मिलेगा, के भी नहीं मिलेगा इसमें। तो इसमें ये चीज एक्सक्लूड है और इसमें ये चीज एक्सक्लूड है। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि एक पार्ट 3 बनाए, पार्ट 3 जो
पार्ट 1 का और पार्ट 2 का सम हो, यानी दोनों का इंटीग्रेटेड हो, यानी दोनों का समेशन हो, और उसी समेशन में अगर करते हैं तो उस इक्वेशन में जो पार्ट 3 में एक इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन में के भी होगा, ऑर्डर भी होगा, टाइम भी होगा, ठीक है, और कंसंट्रेशन भी होगा, यानी जो इंक्लूड और एक्सक्लूड थे सारे एक ही साथ सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो हम पार्ट 3 उसको बोलते हैं, यानी हम एक ऐसा इक्वेशन बनाने वाले हैं जिसमें जो इसमें एक्सक्लूड था सबको मिला के एक बना दिए, हम इंक्लूड बना दिए, तो उसी को हम बोलते हैं पार्ट 3। इसलिए नाम पड़ा हुआ इंटीग्रेटेड, यानी दोनों का समेशन, पार्ट 1 और पार्ट 2 का समेशन, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड। और हम ऑर्डर लेकिन पहले से, क्योंकि ज्यादा ऑर्डर या तो 1 होता है या तो 0 होता है, तो हमें 0 और 1 के लिए पढ़ना है, और उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है, मतलब मोस्टली क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर के लिए आता है। तो अब ध्यान से देखो, अब ये समझ में आएगा कि पार्ट 3 क्या है। इसको पहले लिख लो, फिर हम पार्ट 3 का एक इक्वेशन डिराइव करवाते हैं कि पार्ट 3 का एक इक्वेशन क्या आएगा, डिराइव करना पड़ेगा हमें। तो इसका डेरिवेशन बोर्ड वगैरह में पूछा जाता है, ध्यान रखना इस चीज को, इसका डेरिवेशन बोर्ड वगैरह में पूछा जाता है। तो मैं अभी बताया कि पार्ट 3 हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। जो इंक्लूड नहीं था उसको इंक्लूड करने के लिए हम पढ़ रहे हैं, यानी पार्ट 3 इज नथिंग बट इट इज समेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें कि सारा चीज आ जाए, के आ जाए, ऑर्डर आ जाए, टाइम आ जाए, कंसंट्रेशन आ जाए। चलो स्टार्ट करें डेरिवेशन। तो ध्यान देना, एक मैं यहां से डेरिवेशन स्टार्ट करूंगा, तो इसको हटा देता हूं पार्ट 3 को। अब मैं यहां से एक डेरिवेशन स्टार्ट करूंगा, ये डेरिवेशन बोर्ड में पूछा जाता है, और डेरिवेशन से जो इक्वेशन आएगा वो हमारे लिए बहुत काम का चीज आएगा, वो न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने का काम आता है। अब ध्यान दो, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 को हम दोनों को क्या करना चाहते हैं, दोनों को ऐड करना चाहते हैं। तो देखो, ये रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए निकाला गया है, तरीका अलग है। रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए निकाला गया, तरीका अलग है। इसमें कंसंट्रेशन और टाइम की रिक्वायरमेंट है, इसमें के, ऑर्डर और कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मुझे ये बताओ, तरीका अलग होने से स्पीड थोड़े अलग हो सकता है। अगर मान लो हमारा परसेंटेज निकालने का या परसेंटाइल निकालने का तरीके अलग अलग हैं, तो क्या जितना मेरा मार्क्स आया वो परसेंटाइल अलग अलग आ जाएगा? नहीं। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के तरीके अलग अलग हैं। रेट ऑफ रिएक्शन तो आएगा, बाइक की स्पीड अगर जा रहा है तो तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन जो बाइक जा रहा है उसका स्पीड थोड़ा चेंज हो जाएगा, तरीके में चेंजेस हो सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं और इसको इक्वेशन 2 मान लूं, बोथ इक्वेशन आर इक्वल, तरीके अलग है लेकिन तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर इक्वल। समझ में आएगा ना इक्वल कैसे होगा? तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के ए। अब पावर में जो 1 लगा है मैं हटा दे रहा हूं, क्योंकि काम का नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए को इधर लेके आओ, डी टी को इधर लेके जाओ। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है। तो केमिस्ट्री में पहला बार आया तुम्हारा इंटीग्रेशन, अभी तक कहीं इंटीग्रेशन तुम्हें पढ़ाया नहीं गया हो केमिस्ट्री में खासकर। तो अब केमिस्ट्री में पहला बार इंटीग्रेशन आएगा। तो ये हमने इसको इधर लेके गया और एक को इधर लेके गया। अब इंटीग्रेट बोथ दी साइड, इंटीग्रेटेड बोथ दी साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, माइनस को बाहर निकाल दो, माइनस डी ए अपॉन ए, और इधर हो जाएगा के कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, और इधर हो जाएगा डी टी। ठीक है। अब यहां पर लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट कैसे पुट करेंगे?
ध्यान दो लिमिट कैसे पुट करेंगे। जब टाइम 0 था, थोड़ा सा इसको मैं हटा रहा हूं, टाइम जब 0 था तो इसका कुछ कंसंट्रेशन है, मैं जानबूझ के A0 मान ले रहा हूं, ठीक है। तो टाइम जब 0 था तो यहां पर टाइम का यूनिट पुट कर, टाइम का लिमिट पुट करेंगे, तब कंसंट्रेशन कितना था A0 है। तो ध्यान रखना दिस वन इज A0 इज इनिशियल कंसंट्रेशन। जब कुछ टाइम बीत गया t इक्वल टू टी पर, यानी लिमिट पुट करेंगे, कुछ टाइम बीत गया, जब कुछ टाइम बीत गया तो ये 80 बचा, ये 80 बच गया है, ये नहीं कि प्रोडक्ट में चला गया है, ये बचने वाला मैं ले रहा हूं, ठीक है। 80 बच गया है, ठीक है, हमें लिमिट पुट करना है ना, तो बचेगा उसी का इंटीग्रेशन करेंगे ना। अब हमने लिमिट पुट कर दिया, टी इक्वल टू 0 पे A0 है, टी इक्वल टू टी पे इतना बचा हुआ है। तो मुझे बताओ कि तुम मैथ में पढ़ते होगे कि dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैथ में बोल रहा हूं, पढ़ते होगे, फिजिक्स में तुम्हें कई बार आया होगा। हाँ, एक बोली संस्कृति log x नहीं आता, ln x आता है। अब log में और इसमें क्या डिफरेंस है ना। अगर ln x लिखेंगे, इसको log में बदलने के लिए 2.303 log x लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना कि ln x आता है, log x नहीं आता है, ठीक है। तो मैं अब डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि ln x आएगा। तो कुछ ऐसा ही है, dx अपॉन a, तो यहाँ क्या आ जाएगा ln, यहाँ आ जाएगा a, और यहाँ मैं लिमिट पुट कर दूंगा A0 और यहाँ 80। अब बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, मी का गुजर ln, log मत लिखना, ln होता है ln, और dx का तो आसान है ना, एक दूसरे का अपोजिट है, उल्टा है, कैंसिल मार देंगे, x आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा dt, यहाँ dt है, तो यहाँ टाइम t इक्वल टू 0 पर और t इक्वल टू t पर। अब हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, तो यहाँ -1 है बाहर, हायर लिमिट क्या है ln, हायर लिमिट 80 है और लोअर लिमिट A0 है, और यहाँ क्या है हायर लिमिट, ये डेरिवेशन ध्यान में रखना। इसके ऊपर एक क्वेश्चन ऐसा आया नीट में कि अगर डेरिवेशन नहीं जानोगे तो ये बन ही नहीं पाएगा, ये टाइम t पर है और ये टाइम 0 पर है। एक चीज ध्यान रखना, नीट में कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं तुम लोग अभी इंडिकेट कर रहा हूं, बाद में इस चीज को बताऊंगा। तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन है t इक्वल टू 0 पर है और t इक्वल टू t पर है, यानी इनिशियल से लेकर 10 सेकेंड या 20 सेकेंड तक तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है और तुम उसी कंसंट्रेशन को पुट किए हो, इनिशियल कंसंट्रेशन तुम पुट किए हो और कुछ टाइम पे कितना बचा वो तुम कंसंट्रेशन पुट किए हो। लेकिन नीट में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा कि जो ऑब्जर्वर था वो इनिशियल पे नहीं गया, वो रिएक्शन हो रहा था, तो वो 10 सेकेंड के बाद पहुंचा तो उसका वो कंसंट्रेशन ऑब्जर्व किया और आफ्टर 15 सेकेंड तक वो ऑब्जर्व करता रहा, तो उस केस में यहाँ t इक्वल टू 0 नहीं पुट किया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना, अभी मैं क्वेश्चन जब बताऊंगा तो फिर दोबारा आऊंगा कि ये हमने इनिशियल से लेकर t तक का ऑब्जर्वेशन है। लेकिन कोई अगर ऑब्जर्वर बीच में आया, रिएक्शन के दौरान आया, रिएक्शन के दौरान आया, वो शुरू से नहीं वहां खड़ा है, वो बाद में रिएक्शन हो रहा था तब अचानक आगे टपक गया, बोला कि अब मैं इसका सब कुछ कैलकुलेशन करूंगा, तब वो कुछ टाइम बीत चुका था। हम ये नहीं बोलेंगे ना तुम्हारे लिए फिर से हम रिएक्शन करके देंगे, तो उस टाइम को कितना टाइम तक रिएक्शन हुआ है वहां से, तो t इक्वल टू 0 नहीं होगा, वो t इक्वल टू t होगा, वहां से कितना तक वो गया है, मतलब 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड से वो 25 सेकेंड तक वो ऑब्जर्व किया, तो हमारा जो लिमिट पुट होगा 10 से 25 होगा, वही नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये लेकिन इनिशियल से लेके t तक हमने माना है,
तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये ज्यादा अभी इस पर विशेष ध्यान नहीं देना है, अभी जो बातें उस पर ध्यान देना है उस पर ध्यान देना है। लेकिन मैं ऐसे तुम्हें बता दिया, जब क्वेश्चन बताऊंगा तो फिर इस पॉइंट पे फिर से आऊंगा। तो वहां t इक्वल टू टी माइनस 0 नहीं होगा, t इक्वल टू टी हो जाएगा। तो यहीं पर चेंजेज आता है, यहाँ तो चेंजेज आने वाला नहीं है। चाहे तुम इनिशियल बोलो या उस टाइम पे बोलो, ये तो वही होने वाला है। यहाँ पर चेंजेस थोड़ा सा आ जाता है। अब ध्यान दो इधर, ये लिखा हुआ है। अच्छा, इस तरह का फॉर्मूला का लिखने का मतलब क्या हुआ? इस तरह का लिखने का मतलब क्या हुआ? ln at अपॉन क्या हुआ? a नॉट हुआ ना। बेस क्या है? e है। मैं m अपॉन n को ऐसे लिखता हूं, तो ऐसे को ऐसे लिख सकता हूं ना। और ये क्या है? t है। एक चीज छूट रहा है क्या? के छूट रहा है शायद कहीं, एक के टी हो गया। ठीक है, अब हो गया अपना डेरिवेशन। अब ध्यान दो इधर, अब यहां पर मैं इधर लिख रहा हूं, याद रखना। अब यहां पर माइनस को अंदर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा? ln, दिख रहा है ना, ln, ये इनवर्स हो जाए तो ऊपर, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ए नॉट अपॉन एटी। ए नॉट क्या है? इनिशियल, और एटी क्या है? वो कंसंट्रेशन जो किसी टाइम पर है। और इधर क्या आया? केटी। अब ln को बदल दो लॉग में, क्योंकि ln को हम सोल्व नहीं करते हैं ना। लॉग में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, मालूम है ना। ln को लॉग में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये आ गया kt, तो यहां लिखते हैं k इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग ए नॉट बाई एटी। यही है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन, जिसमें k भी है, टाइम भी है, कंसंट्रेशन भी है और ऑर्डर भी है। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो चारों चीजें एक में इंक्लूड हो गया। और इसी पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। तो कैसे पूछा जाएगा वो बाद में बात करेंगे, पहले डेरिवेशन पे ध्यान देना है। ये डेरिवेशन आपको 3 नंबर में 4 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। और इस पे जो न्यूमेरिकल वो आता है, मतलब इस पे तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना है। तो पार्ट 3 में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो हम ज्यादा फोकस करेंगे वो इसी पे करेंगे। So this one is called integrated rate law equation for first order, in which rate constant, time, concentration and order will be included. So this one is a part 1 और part 2 का ये समेशन है, इंटीग्रेटेड पार्ट है और बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन पूछता है। और यही से हाफ लाइफ टाइम का कंसेप्ट डेवलप होता है, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम फिजिक्स में पढ़ोगे और केमिस्ट्री में भी हाफ लाइफ टाइम पढ़ना है। तो यही से कंसेप्ट डेवलप होता है हाफ लाइफ टाइम का। आधा होने में कितना टाइम लगेगा, तो इतना पहले लिख लो। इसमें डेरिवेशन में कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज हम कल तो डेरिवेशन नहीं, इस पे न्यूमेरिकल्स पहले टर्मिनोलॉजी सिखा देंगे तुम्हें, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करवा के टर्मिनोलॉजी सिखाएंगे। फिर हम इस पे हाफ लाइफ टाइम पढ़ाएंगे कल, और तब जाके इस पे पूरा न्यूमेरिकल्स हम अटेम्प्ट करेंगे। और मतलब जीरो ऑर्डर भी पढ़ा देंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर का है केवल, तब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। नहीं, इसमें हम डेल्टा टी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन है ना। यहाँ तुम अगर डेल्टा टी लिखोगे और तो इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे क्या? ये ऑलवेज फॉर इंस्टेंटेनियस, जहां dt होगा वही ना इंटीग्रेशन करोगे। डेल्टा टी का इंटीग्रेशन होगा क्या? अभी डेल्टा टी का इंटीग्रेशन होता है? इंटीग्रेशन छोटे 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 चीजों का होता है, बड़े बड़े चेंजेस का नहीं होता है इंटीग्रेशन। ओके, थैंक्स टू ऑल, इसको लिख लेना। और डेरिवेशन ध्यान में रखना, आता है 100%।